हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द लाइफ साइकिल ऑफ अल्ब्यूगो के बारे में। तो इसकी शुरुआत से हम पढ़ेंगे। देर न करके शुरू करते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन से। इसका किंगडम है माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, क्लास है ऊमाइसेट्स, ऑर्डर है पेरनोस्पेरल्स एंड फैमिली है अल्बुजिनासी। ऑकरेंस की बात करें, ऑकरेंस मतलब ये कहाँ कहाँ पे दिखता है। ऑकरेंस की बात करें तो इसके लगभग 30 स्पेसीज है। पूरे दुनिया में इसके 30 स्पेसीज है, ठीक है। और इंडिया में इसके लगभग 18 स्पेसीज है। 30 स्पेसीज जो होते हैं इसके, वो जो स्पेसीज है ये यूजुअली कॉम्पोजिटी, क्रूसीफेसी एंड अमरनाथासी इन फैमिली मेंबर्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो 18 स्पेसीज है अल्बिगो के इंडिया से पाए जाते हैं, उनमें से कुछ कॉमन है ब्लिटी, कानेरिया, इवोल्वुली, पोर्तुलासी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में। द माइसेलियम ऑफ अल्ब्यूगो इज वेल ब्रांच्ड, एक्सेप्टेड and sinusotic. The hyphal wall is composed of chitin. The cytoplasm is granular and contains many nuclei, vacuoles, oil globules and glycogen. The fungus grows in intercellular spaces of the host tissue and absorbs food material with the help of small knob-like haustoria. इसका मतलब क्या है? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को, ठीक है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो जो अल्बिगो का जो माइसेलियम है ये वेल ब्रांच्ड होता है एंड इसमें सेप्टा फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। और जो हाइफल वॉल है इसमें इसके वॉल पे काइटिन प्रेजेंट रहता है एंड साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर होते हैं जिसपे बहुत सारे न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, ऑयल ग्लोब्यूल्स, ग्लाइकोजन, जो कुछ भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स है वो रहते हैं। फंगस जो है होस्ट सेल के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, इंटरसेलुलर स्पेस मतलब क्या होता है? एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो गैप होता है उससे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो होस्ट के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये जो फंगस वहीं पे ग्रो करता है, ठीक है। द हॉस्टोरियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू हॉस्टोरियल हेड एंड स्लेंडर नेक लाइक स्ट्रक्चर। और जो वहाँ पे एक नॉब लाइक हॉस्टोरिया डेवलप होता है, ठीक है। एक नॉब लाइक हॉस्टोरिया डेवलप होता है और जो हॉस्टोरियम है वो एक हेड एंड नेक लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे है। अब यहाँ पे फिगर पे देख सकते हैं पिक्चर पे। हॉस्टोरियल का जो हॉस्टोरियल हेड में साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है, ठीक है। डेंस मतलब क्या होता है? यहाँ पे DENSE, डेंस मतलब क्या होता है? डेंस मतलब घनत्व। उसमें जो घनत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। कहाँ पे? इसका हेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हॉस्टोरियल हेड में साइटोप्लाज्म का डेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लिपिड भी रहते हैं। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बहुत सेक्सुअली एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इट रिप्रोड्यूसेस बोथ बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इट टेक्स प्लेस बाय मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स नोन एज कोनिडिया। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यहाँ एक मल्टीन्यूक्लियर स्ट्रक्चर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम कोनिडिया बोल सकते हैं। आगे हम कैसे कोनिडिया फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस स्ट्रक्चर डेवलप इन लॉन्ग बेसिपेटल चेन्स ऑन शॉर्ट इरेक्ट क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज कोनिडियोफोर्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक मल्टीन्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कोनिडिया बोलते हैं। और ये जो कोनिडिया है ये कोनिडिया से जुड़ के ये एक लॉन्ग बेसिपिटल चेन फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसे हम कोनिडियोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। कोनिडियोफोर कैसे फॉर्मेशन होता है अब हम देखेंगे। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग इन द होस्ट टिश्यू द इंटरसेलुलर माइसेलियम कलेक्ट्स beneath the host epidermis. The tip of these hyphae develop into short, erect, thick-walled and club-shaped structure called conidiophores. जब होस्ट टिश्यू के अंदर जो फंगस है वो कहाँ पे डेवलप होता है? वो होस्ट टिश्यू के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहाँ पे डेवलप होता है। तो होस्ट सेल के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहाँ पे डेवलप होने के बाद वो जो हाइपी होता है वो एक शॉर्ट, इरेक्ट एंड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है जिसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। इट डेवलप इन लॉन्ग बेसिपिटल चेन्स एट द डिस्टल एंड ऑफ द कोनिडियोफोर. Conidia are smooth, hairline, multinucleate
and spherical and shortly ellipsoid cylindrical structure measuring 13 to 18 micrometer in diameter. On the basis of form of conidia, Waterhouse divided the genus Albugo into two groups. एक है एक्वल्स एंड दूसरा है एन्युलिटी। ठीक है, तो जो लॉन्ग बेसिपिटल चेन्स है मतलब कोनिडिया 4 जो है उसके जो एंड पे होता है कोनिडिया, ठीक है, उसके एंड पे कोनिडिया होता है। हम पढ़े थे पहले ही जो कोनिडिया है और जो कोनिडिया 4 ये जुड़े होते हैं, ठीक है, वो अपने आप से जुड़े होते हैं। कोनिडिया जो है वो बहुत ही स्मूथ है, मल्टीन्यूक्लिएट है एंड स्पेरिकल है। उसका जो शेप है वो स्पेरिकल जैसा है और उसका डायमीटर 13 to 18 माइक्रोमीटर होता है। फॉर्मेशन कोनिडिया जैसे कि फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया के फॉर्मेशन के थ्रू वाटरहाउस ने उसे, वाटरहाउस साइंटिस्ट, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है वाटरहाउस, जिसने 1973 में जेनस अल्ब्यूगो को दो हिस्से में बांट लिया था। एक है एक्वल्स एंड दूसरा है एन्युलिटी। एक्वल्स क्या है? कोनिडिया विथ एन यूनिफॉर्मली थिन वॉल, ठीक है, जिस कोनिडिया में थिन वॉल होते हैं उसको बोलते हैं एक्वल्स, उस ग्रुप को बोलते हैं एक्वल्स, उस ग्रुप ऑफ एल्ब्यूगो को एक्वल्स बोलते हैं। ठीक वैसे ही कोनिडिया विथ एन इंटरनल, जिसका थिकनिंग ऑफ द वॉल, जिसका वॉल बहुत ही थिक हो, उसे बोलते हैं एन्युलिटी। जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया कैसे जर्मिनेशन होता है वो पढ़ेंगे अब हम। कोनिडिया आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम द पस्टुल्स बाय श्रिंकिंग एंड ड्राइंग ऑफ द डिसजंक्टर। दे आर ब्लोन बाय विंड और वॉश्ड अवे बाय रेन्स प्लस they germinate after 2 to 3 hours of the dispersal on suitable substratum under moist condition and low temperature around 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोनिडिया जो है वो कोनिडिया जो है वो क्या होता है, डिसजंक्टर की ड्राई होने की वजह से कोनिडिया वहां से डिस्पर्स हो जाता है। किसके थ्रू? इधर रेन्स के थ्रू, रेन में बारिश में जब पानी गिरता है ना उसके थ्रू डिस्पर्स हो जाता है, या फिर हवा, तेज हवा चलने की वजह से भी डिस्पर्स हो जाता है। उसके बाद दे जर्मिनेट आफ्टर 2 to 3 आवर्स ऑफ द डिस्पर्सल। 2 या फिर 3 घंटे के बाद वो जर्मिनेट होने के 2 या 3 घंटे के बाद, सॉरी, डिस्पर्सल होने के 2 या 3 घंटे के बाद वो जर्मिनेट हो जाते हैं। कहाँ पे? एक सुइटेबल सब्सट्रेटम के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर, उसके अंदर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए उनको जर्मिनेट होने के लिए। समझ में आया? डिस्पर्सल होने के 2 या 3 घंटे के बाद वो जर्मिनेट हो जाते हैं किसी भी एक सुइटेबल सब्सट्रेटम के अंदर। उनको टेम्परेचर कितना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम पिक्चर देख सकते हैं वेजिटेटिव हाइफा एंड कैसे वो रप्चर होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन, और यहाँ पे डिसजंक्टर, ठीक है, डिसजंक्टर की रप्चर होने से, डिसजंक्टर ड्राई होने से कोनिडिया डिस्पर्स होता है। ठीक है, हम यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, जर्म ट्यूब एंड जूस स्पोर्स। ये पिक्चर, ये जो फिगर है आपको ये करना भी पड़ेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये फिगर भी करना पड़ेगा। ठीक है, इफ कंडीशन आर नॉट, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। इफ कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, कोनिडिया ऑफ सम स्पेसीज ऑफ एल्ब्यूगो डू नॉट फॉर्म जूस स्पोर्स एंड इंस्टेड दे जर्मिनेट डायरेक्टली। अगर कंडीशन फेवरेबल ना हो, मतलब 10 डिग्री तापमान ना हो, तो कोनिडिया क्या होता है, एल्ब्यूगो के कुछ ऐसे स्पेसीज है जिनके कोनिडिया जूस स्पोर फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली जर्मिनेशन हो जाते हैं, वो डायरेक्टली जर्मिनेट कर लेते हैं। अब खत्म हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एल्ब्यूगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous and the male and female sex organ are known as antheridium and oogonium respectively। एल्ब्यूगो में जैसे कि हर अलजी में, जैसे कि हर फंजाई अलजी जिसमें भी होता है, एल्ब्यूगो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है, जिसमें मेल गैमेट को हम बोल सकते हैं एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम oogoनियम बोल सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे oogoनियम के बारे में। तो oogoनियम की बात करें तो ड्यूरिंग oogonal डेवलपमेंट द अपेक्स ऑफ द हाइफल ब्रांच swells considerably and becomes globular by accumulating cytoplasm and nuclei। oogonal डेवलपमेंट के थ्रू क्या होता है, जो हाइपल ब्रांच होता है वो स्वेल्स हो जाता है। जैसे फ्लावर में पॉलिनेशन होता है ना, तो स्वेल हो जाता है। आप पढ़े होंगे पॉलिनेशन के वक्त जैसे कि स्वेल होता है, आंथर को आना पड़ेगा ना ओवरी के अंदर, इसीलिए स्वेल्स अप होता है। ठीक उसी तरह
oogonal डेवलपमेंट में द अपेक्स ऑफ द हाइफल ब्रांच का जो अपेक्स है वो स्वेल्स अप हो जाता है, जो कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. द सोलन अपेक्स विथ 6 to 12 nuclei is separated from the main hyphae by the formation of a transverse septum. The nuclei in the young oogonium undergo many mitotic division, forming about 100 to 300 nuclei. The swollen apex with 6 to 12 nuclei, जो swollen apex है वहाँ से 6 या 12 न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं मेन हाइफल सेल से. ठीक है, उसके बाद जो यंग ओगोनियम है उसमें बार बार माइटोटिक डिवीजन होता है, जो कि 100 से 300 न्यूक्लियर फॉर्मेशन करता है. उसके बाद वाला पॉइंट, द साइटोप्लाज्म ऑफ द यंग ओगोनियम इज यूनिफॉर्मली वैक्यूलेटेड and the nuclei are evenly distributed throughout. But as the oogonium matures, the protoplast is differentiated into an outer, more vacuolated periplasm and a central, densely cytoplasmic ooplasm. ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है ओगोनियम का वो वैक्यूलेटेड होता है एंड न्यूक्लिय जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होकर रह जाता है. यंग ओगोनियम की बात मैं करता हूँ, जब वो मैच्योर होता है तब एक आउटर और एक सेंट्रल ऐसे डिवाइड हो जाते हैं. आउटर ज़्यादा वैक्यूलेटेड हो जाता है और सेंट्रल वाला जो है उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस रहता है. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक जो ओप्लाज्म है वो बहुत ही डेंस रहता है. द पेरिप्लाज्म एंड ओप्लाज्म आर सेपरेटेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो पेरिप्लाज्म है एंड ओप्लाज्म, यहाँ पे मैंने बताया कि जो मैच्योर होने के बाद प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाता है, एक आउटर वैक्यूलेटेड पेरिप्लाज्म और एक सेंट्रल डेंसली साइटोप्लाज्मिक ओप्लाज्म. मतलब मैच्योर हो जाने के बाद वो एक पेरिप्लाज्म और एक ओप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है. जो पेरिप्लाज्म और ओप्लाज्म सेपरेट होते हैं वो किसके थ्रू सेपरेट होते हैं, किसकी वजह से वो सेपरेट होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से सेपरेट होते हैं. ओप्लाज्म अब क्या करता है, वो एग रिप्रेजेंट्स करता है. देयर आर मैनी न्यूक्लियाई इन द एग व्हेन इट इज फर्स्ट डेलिमिटेड फ्रॉम द पेरिप्लाज्म, बट लैटर ऑल न्यूक्लियाई एक्सेप्ट वन माइग्रेट टू द पेरिप्लाज्म. ज़्यादा भी कितने भी ज़्यादा एग, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही माइग्रेट होता है पेरिप्लाज्म में. दस द मैच्योर फीमेल गैमेट और एग हैज अ सिंगल न्यूक्लियस. क्यों सिंगल न्यूक्लियस होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही एग माइग्रेट होता है. एक ही अंडा, एक ही एग माइग्रेट होने की वजह से एक सिंगल न्यूक्लियस ही उनमें रहता है. ठीक है, दस द मैच्योर फीमेल गैमेट और एग हैज अ सिंगल न्यूक्लियस. उसके बाद आते हैं आंथेरिडियम. आंथेरिडिया आर इलोंगेटेड, क्लब शेप्ड एंड मल्टीन्यूक्लियर स्ट्रक्चर. The tip of the male hyphae accumulates cytoplasm and a nuclei, and the swollen antheridial tip is soon caught up by a transverse septum. There are 6 to 12 nuclei in a young antheridium, but the mature antheridium has only a single functional nucleus. ठीक है, एंथेरिडिया जो है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, शेप उसका क्लब शेप्ड है एंड न्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लियट होता है. ये तीन इंपॉर्टेंट है, शेप, स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर. ठीक है, वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है एंड इसका शेप जो है वो क्लब शेप्ड है एंड वो मल्टी न्यूक्लियर रहता है. द टिप ऑफ द मेल हाइफा accumulates cytoplasm and nuclei, and the swollen antheridial tip is soon caught up by a transverse septum. वो जो swollen antheridial tip जो होता है वो कट अप हो जाता है. ठीक है, एक ट्रांसवर्स सेप्टम के थ्रू वो कट अप हो जाता है. 6 से 12 न्यूक्लियई यंग एंथेरिडियम में रहते हैं, लेकिन मैच्योर एंथेरिडियम में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस फंक्शन होता है. ठीक है, फंक्शनल होता है. यंग एंथेरिडियम में 6 से 12 न्यूक्लियई रहते हैं, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है वहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल न्यूक्लियस, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस फंक्शनल होता है. ये रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिगर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये रहा फीमेल ब्रांच एंड मेल ब्रांच. हाँ, एंथेरिडियम, सेप्टम, फ्लैजेलेटेड जूस्पोर. फ्लैजेला किसके वजह से, फ्लैजेला का काम क्या होता है, फ्लैजेला का काम होता है मूवमेंट होना. वो एक मूवमेंट, फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन. प्लाज्मोगेमी टेक्स प्लेस बाय गेमेटोन्जियल कॉन्टैक्ट. The walls of the antheridium and oogonium become thin at the region of their contact. The antheridium forms a slender fertilization tube that penetrates the oogonial wall and the periplasm and reaches the ooplasm. मतलब ये है कि जो प्लाज्मोगेमी है वो
कैसे होता है? वो गैमेट एंजल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। ये जो गैमेट एंजल कॉन्टैक्ट, ये जो टर्म आता है बीच बीच में, अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आप चैनल पे नए हो जो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। हाँ, तो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये जो प्लाज्मोगेमी है वो गैमेट एंजल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। The walls of the antheridium and oogonum become thin at the region of their contact. जो antheridium and oogonum का जो wall होता है वो thin हो जाता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट की वजह से। The antheridium forms a slender fertilization tube that penetrates the oogonial wall and the periplasm reach the ooplasm. antheridium जो है वो एंथ्रीडियम क्या करता है? एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब फॉर्मेशन करता है जो कि oogonal वॉल पे इंजेक्ट होता है एंड ऊप्लाज्म तक पहुंच जाता है। पेरिप्लाज्म ऊप्लाज्म तक पहुंच जाए। एक और बार समझ देता हूं मैं आपको ये बात। जब एंथ्रीडियम क्या करता है? एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब फॉर्मेशन करता है जो कि oogonal वॉल को पेनिट्रेट करता है एंड पेरिप्लाज्म ऊप्लाज्म तक पहुंच जाता है, ठीक है। Prior to cytoplasm, the granular cytoplasm of the oogonium forms a mass of protoplast known as cynocentrum. The fertilization tube bursts near the cynocentrum, releasing the male nucleus which fuses with the egg nucleus. The cynocentrum disappears after fertilization. Before germination, the oospore undergoes resting period extending several months. During this period, the host tissue first shows hypertrophy and then decays, setting oospore free. मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन के बीच में हम पढ़े थे कि जो एंथ्रीडियम है वो पेनिट्रेट कर देता है, जिसकी वजह से पेरिप्लाज्म जो है, पेरिप्लाज्म एंड oogonal वॉल जो है, oogonal वॉल को वो पेनिट्रेट कर देता है, जिसकी वजह से पेरिप्लाज्म जो है वो ऊप्लाज्म तक पहुंच जाता है। Prior to cytoplasm, the granular cytoplasm of the oogonium forms a mass of protoplast known as cynocentrum. साइटोप्लाज्म को देखा जाए तो जो ग्रानुलर साइटोप्लाज्म है वहां पे एक प्रोटोप्लास्ट, मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट, बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट फॉर्मेशन होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं सिनोसेंट्रम। फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो है वो सिनोसेंट्रम के अंदर फट जाता है और फट जाके क्या रिलीज करता है? बहुत सारे मेल न्यूक्लियस जो कि एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन ट्यूब सिनोसेंट्रम के पास फटकर मेल न्यूक्लियस बहुत सारे रिलीज कर देता है जो कि एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। द सिनोसेंट्रम डिसअपियर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सिनोसेंट्रम का बस यही काम था। सिनोसेंट्रम का क्या काम था? वो सिनोसेंट्रम के पास फर्टिलाइजेशन ट्यूब फट जाता है जिसके थ्रू बहुत सारे मेल न्यूक्लियस बाहर आ जाते हैं और वो एग न्यूक्लियस से फ्यूज होते हैं और वहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद सिनोसेंट्रम डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। बिफोर जर्मिनेशन द oospore undergoes resting period extending several months. जर्मिनेशन से पहले oospore जो है वो बहुत सारे दिन तक वो रेस्ट कर देता है, मतलब वो अंडरगो रेस्टिंग पीरियड सेवरल मंथ्स, ठीक है। जर्मिनेशन से पहले oospore रेस्टिंग पीरियड पे चला जाता है सेवरल मंथ्स तक। और ये जो रेस्टिंग पीरियड है, द होस्ट टिश्यू फर्स्ट शोस हाइपोट्रोफी एंड देन डिके सेटिंग oospore फ्री। रेस्टिंग पीरियड के बाद जो है वो oospore को फ्री कर देता है। अब हम पढ़ेंगे oospore कैसे जर्मिनेट होता है। जर्मिनेशन ऑफ oospore। द oospore germinates in the following spring। इन द फॉलोइंग स्प्रिंग मतलब oospore जो है वो जर्मिनेट होता है जैसे कि द न्यूक्लियर डिवाइड फर्दर माइटोटिकली। न्यूक्लियर जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है एंड द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द oospore इज क्लीव्ड इनटू न्यूमरस यूनिन्यूक्लियर सेगमेंट। न्यूक्लियर डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली एंड जो सेगमेंट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ईच सेगमेंट मेटामॉर्फोस इनटू यूनिन्यूक्लियर एंड बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर। फ्लैजेला के बारे में हमने तो आपको बताया ही था। फ्लैजेला मतलब क्या होता है? जिसके थ्रू वो मूवमेंट होता है एंड बाई मतलब दो, बाइफ्लैजेलेट मतलब दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जूस्पोर के अंदर, ठीक है। आप वहां पे पिक्चर पे देख सकते हैं पीछे जाके। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो देखो यहाँ पे फ्लैजेलेटेड जूस्पोर, यहाँ पे फ्लैजेला, दो फ्लैजेला है। ये क्या है? दो फ्लैजेला, इसलिए हम इसको बाइफ्लैजेलेटेड बोल सकते हैं। द जूस्पोर्स आर देन ट्रांसफर्ड इनटू ए वेसिकल। जूस्पोर जो है वो एक वेसिकल के थ्रू वेसिकल के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं एंड द जूस्पोर जर्मिनेट्स ऑन द सुइटेबल होस्ट बाय प्रोड्यूसिंग ए जर्म ट्यूब। जूस्पोर जो है वो जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करके जर्मिनेट हो जाता है।
the germ tube enters through the stomata and extends into the intercellular spaces of the host. हम पहले ही पढ़ चुके थे कि जो ये फंगस है ये कहाँ पे डेवलप होता है, ये कहाँ पे जर्मिनेट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द होस्ट। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो जर्म ट्यूब फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे जो जर्म ट्यूब प्रोड्यूस हो गया वो एंटर करता है स्टोमाटा के थ्रू एंड एक्सटेंड होके वो चला जाता है होस्ट सेल के इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, हाँ कैसे कोनिडिया एंड जूस्पोर एंजियम से जूस्पोर जर्मिनेशन होकर फिर से अल्ब्यूगो हो जाते हैं। ठीक वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अल्ब्यूगो का कैसा अल्ब्यूगो कैसे चेंज होता है, अल्ब्यूगो देन oogonia and antheridium, then the male nucleus and egg fuses and fertilization together, and after that mitotically division, then after germination, then after जूस्पोर, देन आफ्टर जूस्पोर का भी जर्मिनेशन होता है, फिर हो जाता है एक नया अल्ब्यूगो। ठीक है, कहाँ पे, होस्ट सेल के इंटरसेलुलर स्पेसेस में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद।